वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की जांच के लिए बनी जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट आज राज्यसभा और लोकसभा में सौंप दिया। हालांकि रिपोर्ट सौंपने के बाद टेबल होने के बाद विपक्ष ने काफ़ी जमकर इस मुद्दे पर हंगामा किया और कहा कि ये रिपोर्ट असंवैधानिक है, इसे फिर से जेपीसी में भेजना चाहिए। आपको बता दें कि जब आज रिपोर्ट सबसे पहले सुबह राज्यसभा में पेश किया गया तो विपक्ष ने उस पर हंगामा किया और साफ साफ कहा कि खासकर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने यह दावा किया कि वक्फ बिल के मसौदे में गंभीर संवैधानिक खामियां और विसंगतियां हैं। इसके अलावा राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस रिपोर्ट में कई चीज़ों को काट छाट दिया गया है, ये पूरी रिपोर्ट नहीं है, इसलिए इसे फिर से जेपीसी के पास भेजना चाहिए। रिपोर्ट को लोकसभा में भी जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने पेश किया, लेकिन हंगामा नहीं रुका। इसके बाद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, उन्होंने दावा किया कि रिपोर्ट में किसी भी चीज़ को हटाया नहीं गया है। यह रिपोर्ट पिछले 6 महीने की लगातार बैठकों के बाद तैयार हुई है और उसे ही पेश किया गया है, लेकिन विपक्ष ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया है और आज संसद के दोनों सदनों में इसे लेकर हंगामा रहा और विपक्ष ने यह भी कहा है कि आगे भी इस मुद्दे को लेकर वो सरकार के खिलाफ हंगामा करते रहेंगे और इसे संसद में ही नहीं सड़क पर भी लेकर जाएंगे ताकि आम लोगों को बता सके कि सरकार ने जेपीसी में भी खेल किया है, जेपीसी की रिपोर्ट में भी खेल किया है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनावों में दिल्ली बीजेपी को जो बड़ी जीत मिली है, ऐसे में अब शपथ ग्रहण समारोह को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में इतनी बड़ी जगह अगर मानी जाए तो केवल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ही दिखता है। हालांकि और नामों पर भी विचार किया जा रहा है। माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद जो केंद्रीय पर्यवेक्षक है उनकी नियुक्ति होगी, जो सीएम, डिप्टी सीएम और 7 मंत्रियों के नाम पर चर्चा की जाएगी और विचार मंथन जो है वो किया जाएगा। हालांकि कई बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक भी हुई, जिसमें जीती हुई सीटों के साथ साथ हारी हुई सीटों पर भी मंथन किया गया कि आखिर जो हारी हुई सीटें हैं उन पर वोट जो मार्जिन है वो इतना ज्यादा कैसे हो गया। साथ ही साथ अगर बात की जाए कि शपथ ग्रहण समारोह को किस तरीके से और ज्यादा दिव्य और भव्य बनाया जा सकता है, माना जा रहा है कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ही नहीं, डिप्टी सीएम को भी इस शपथ ग्रहण में बुलाया जा सकता है। 70 से ज्यादा सांसद जो कि दिल्ली चुनाव में प्रचार कर रहे थे उन्हें बुलाया जा सकता है। साथ ही साथ 7 मंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा ले सकते हैं और वो भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, यानी कि कुल 10 मंत्री, जो फॉर्मूला निकलकर सामने आ रहा है, 1 मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम और 7 मंत्री जो है वो शपथ ले सकते हैं। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। प्रगति यात्रा के क्रम में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के गया जिले में थे। इस दौरान उन्होंने वहां चल रही विभिन्न सरकारी योजनाओं का जायजा लिया, जीविका दीदियों से बात की और उसके बाद गया शहर को एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 14,37,000 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी उनके साथ मौजूद थे और दोनों की मौजूदगी में यहाँ तमाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान काफी संख्या में गयावासी भी मौजूद थे। हालांकि अजीबोगरीब स्थिति उस समय उत्पन्न हो गई जब भीड़ में से लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद के नारे लगे गए। बोधगया में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के सामने ही जो भीड़ थी उसमें से लालू प्रसाद यादव के जिंदाबाद के नारे लगने लगे, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। हालांकि भीड़ में से किसी को पकड़ा जाता है, इसके पहले ही भीड़ वहां से निकल गई। लेकिन गया वासियों को इस बात की खुशी जरूर है कि आज पहली बार सरकार की तरफ से उनके जिले में इतनी बड़ी योजनाओं का सौगात मिला है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। शिवसेना यूबीटी के कोंकण के नेता और पूर्व विधायक राजन साल्वी ने पार्टी छोड़ दी है। राजन साल्वी शिवसेना शिंदे गुट का दामन थाम सकते हैं। इस बीच खबर है कि शिवसेना शिंदे गुट ऑपरेशन टाइगर चलाने वाला है, जिसके तहत वो शिवसेना यूबीटी के कई सांसदों को अपने पार्टी में लेने वाला है। खबर ये भी है कि शिवसेना यूबीटी के करीब 6 सांसद शिवसेना शिंदे गुट के संपर्क में हैं। इससे शिवसेना यूबीटी की जो चिंता है वो बढ़ गई है। आदित्य ठाकरे इस समय दिल्ली में हैं और अपने सांसदों से लगातार मीटिंग कर रहे हैं। उनके सांसदों का कहना है कि वो स्नेह भोजन में शिष्टाचार के नाते गए थे, पार्टी छोड़ने का किसी का कोई इरादा नहीं है। दिलीप अवेरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई।
पश्चिम बंगाल के 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करने में जुट चुकी है। कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में कैसे ज्यादा से ज्यादा सीट लेके आए, इसकी रणनीति पूरी तरह से तैयार करना शुरू कर दी है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी टीएमसी पार्टी छोड़कर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी में वापस आ चुके हैं। अभिजीत मुखर्जी 2021 के विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी में ही थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर टीएमसी पार्टी में गए थे, लेकिन अब अभिजीत मुखर्जी का कहना है कि टीएमसी पार्टी में जाना उनका भूल था। इसी की वजह से वे अपने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी अपने पुराने घर में वापस आ चुके हैं। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार पश्चिम बंगाल में मजबूत होने की कोशिश कर रही है और वहीं पे इंडिया गठबंधन जो गठजोड़ है, टीएमसी पार्टी दोनों एक साथ में है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी ये संकेत दे रही है कि विधानसभा चुनाव अपने बल पे कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल से लड़ेगी। अब ये देखना है कि प्रणब मुखर्जी के जो पूर्व राष्ट्रपति के बेटे अभिजीत मुखर्जी कांग्रेस पार्टी में आए हैं तो कांग्रेस पार्टी फिर से कितना मजबूत हो सकती है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। भारतीय जनता पार्टी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। नीतीश राणे ने कहा है कि राज्य के सभी मदरसों की जांच होनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। राणे के बयान पर एमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा है कि नीतीश राणे जानबूझकर ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल 2 दिन पहले मीडिया से बातचीत करते हुए नीतीश राणे ने कहा था कि नंदुरबार के अक्कलकुआ के एक मदरसे में यमन का विदेशी नागरिक जो है वो अवैध रूप से रह रहा था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको पनाह देने वालों पर जो है कार्रवाई की जा रही है। राणे ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब राज्य के मदरसे आतंकी गतिविधियों का अड्डा बन चुके हैं। राणे ने कहा कि हमें शक है कि राज्य के मदरसों से जो है देश विरोधी और गलत गतिविधियां जो है वो चल रही है। इसके लिए सभी मदरसों की जांच होनी चाहिए। कैमरामैन दिलीप आवरे के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। ओखला के आप विधायक अमानतुल्लाह खान को आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक रोक लगा दी है और इस बीच कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अमानतुल्लाह खान को पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी होगी। दरअसल कुछ दिन पहले अमानतुल्लाह खान पर यह आरोप था कि जब क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर एक आरोपी को पकड़ने गई थी तो अमानतुल्लाह खान ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर उस शख्स को भागने में मदद की और उसके बाद पुलिस की टीम के साथ बदसलूकी की। इसी मामले में अमानतुल्लाह खान की तरफ से दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल के लिए जो है वो एप्लीकेशन लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने पुलिस से कई तीखे सवाल किए और पुलिस से ये जानकारी मांगी क्या जिस आरोपी को पकड़ने गए थे वो वाकई में भगोड़ा घोषित था भी या नहीं। इसको लेकर हालांकि कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज की भी बात की, जिसको लेकर पुलिस ने गोलमोल जवाब दिया। लेकिन अब ये जरूर कहा जाएगा कि अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और 24 फरवरी तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी, लेकिन उनको पुलिस की जांच में शामिल होना होगा और ये जांच भी सीसीटीवी कैमरों के सामने होगी। मैं सर कुलदीप के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे को लेकर एक तरफ जहां तैयारियां जोरों पर है, वहीं दूसरी तरफ हिंदुवादी संगठनों ने वैलेंटाइन डे का विरोध करने के लिए अभी से ही पटना शहर में कई बैनर और पोस्टर लगाए हुए हैं। इन बैनर और पोस्टरों में धमकी भरे अंदाज में साफ तौर पे लिखा गया है। आप देखिए कि पटना के वीर चंद पटेल पे बीजेपी दफ्तर के ठीक सामने ये पोस्टर लगाया गया है, जहां पे जो लव कुमार सिंह उफ्रुत के नाम से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू श्री भवानी सेना के, और साफ लिखा गया है कि जहां मिलेंगे बापू सोना तोड़ देंगे पूना वाला। और इसमें यह भी लिखा गया है कि वैलेंटाइन डे भारतीय संस्कृति नहीं, इस दिन पुलवामा के वीर शहीदों को सम्मान दें। दरअसल इन तमाम संगठनों के द्वारा पटना में कई जगहों पर इस तरह के भवनों में बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं, जिसके बाद इस बात की संभावना तेज है कि कल कहीं ये उपद्रव नहीं करे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो भी असहिष्णुता फैलाने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ लाठी और डंडों का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ अगर प्रशासनिक बात करें तो पटना के सिटी एसपी सुधीर शेरावत ने साफ तौर पे की है कि वैलेंटाइन डे को लेकर पुलिस की मुस्तैदी रहेगी। मॉल पार्कों के अलावा उन सभी जगहों पर पुलिस की सादे लिबास में तैनाती की गई है जहां भीड़ भाड़ की आशंका होती है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़।
राजस्थान के सरकारी स्कूलों में इस बार वैलेंटाइन डे कुछ अलग तरीके से मनाया जाएगा। दरअसल राजस्थान सरकार ने यह आदेश जारी किया है शिक्षा विभाग की तरफ से कि इस बार वैलेंटाइन दिवस पर राजस्थान के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में मातृ पिता दिवस के रूप में इसे मनाया जाएगा। यानी कि बच्चों के अभिभावकों को स्कूल में बुलाया जाएगा और उनका सत्कार कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान अभिभावक और बच्चे अपने माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों के बारे में स्कूल में कुछ बातें बता सकते हैं, उनसे अपनी अपेक्षाएं बता सकते हैं। दरअसल इस पूरी कवायद का मकसद यही है कि बच्चों को संस्कारित शिक्षा के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा पारिवारिक मूल्यों के बारे में बताया जाए और इसी कारण से माता पिता दिवस के रूप में इस दिन को मनाने का राजस्थान के शिक्षा विभाग की ओर से बड़ा अहम फैसला लिया गया है। फिलहाल तो यही देखना होगा कि यह कार्यक्रम किस तरह रहता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि सूर्य सप्तमी पर राजस्थान सरकार की ओर से सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार को अनिवार्य रूप से करने का निर्देश जारी किया था, जिसका रिकॉर्ड भी बना और सरकार ने एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश की थी। कैमरामैन सोहन सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का संघर्ष चलते हुए 1 वर्ष पूरा हो चुका है और आज जिस तरह से पहले भी किसान महापंचायतें हुई और आज भी एक बड़ी किसान महापंचायत शंभू बॉर्डर पर हुई, जहां पर जमकर केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में निशाने भी साधे गए और वहीं पर सभी की नजरें किसानों की और केंद्र सरकार के बीच चंडीगढ़ में होने वाली बैठक के ऊपर लगी हुई है। बेशक सरबन सिंह पंधेर ने भी साफ कर दिया है कि कल की बैठक में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के पहुंचने की पूरी संभावना भी है और वहीं पर एमएसपी के सिवाय किसी भी तरह से कोई बात नहीं मंजूर होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि चाहे जितनी भी लंबी चौड़ी जो बैठकें हैं कई घंटे तक केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के ऑफिसर कर लें, लेकिन एमएसपी के सिवाय किसी भी तरह से कोई बात मंजूर नहीं होगा। विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24, शंभू बॉर्डर, पटियाला। इंडिया गॉट टैलेंट मामले में महाराष्ट्र पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। इस मामले में कॉमेडियन समय राणा को महाराष्ट्र साइबर सेल ने दूसरा समन भेजकर 17 फरवरी यानी सोमवार के दिन जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले बुधवार के दिन साइबर सेल के सामने समय राणा की वकील पेश हुई थी और उसने पुलिस को कहा था कि समय राणा यूएस के दौरे पर है और 17 मार्च को ही भारत लौटेंगे। इंडिया गॉट टैलेंट में रणवीर इलाहाबादिया की अश्लील टिप्पणी को लेकर विवाद गहरा गया। मामले में इलाहाबादिया ने पहले ही माफी मांग ली और अब समय ने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अपने यूट्यूब चैनल से सभी शो के वीडियो को डिलीट कर दिए। समय राणा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जो कुछ भी हो रहा है उसे उनको लिए संभालना काफी मुश्किल है। उनका एकमात्र उद्देश्य लोगों को हंसाना और अच्छा समय बिताना था। वे सभी एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करेंगे ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि जांच निष्पक्ष रूप से पूरी हो। बता दें कि इस मामले में मुंबई पुलिस ने अपूर्वा मखीजा सहित करीब 7 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। महाराष्ट्र पुलिस के साथ साथ इस मामले की जांच आसाम पुलिस भी कर रही है। आसाम पुलिस भी रणवीर इलाहाबादिया, समय राणा और अन्य लोगों के खिलाफ समन भेजने की तैयारी में है। इसके साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लिया हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग भी इस मामले को लेकर काफी गंभीर है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। अमेरिका से भारतीयों के निष्कासन के बाद अब अहमदाबाद से बांग्लादेशी हुए डिपोर्ट ये अवैध तरीके से बसे बांग्लादेश की आपराधिक गतिविधियों में थे लिप्त। गुजरात के अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच ने अवैध रूप से बसे बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग और 15 अप्रवासियों को अहमदाबाद से डिपोर्ट बांग्लादेश कर दिया है। क्राइम ब्रांच ने पिछले दिनों शहर के चंदोला झील इलाके में चेकिंग की थी। इसमें अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग लड़कियों की तस्करी और दूसरी गलत गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे। पुलिस ने अवैध अप्रवासी बांग्लादेशियों के लिए नकली भारतीय दस्तावेज बनाने वाले एक रैकेट का भी खुलासा किया है। कुल 50 अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को हिरासत में लिया गया था। इसमें एक नाबालिग बच्चे समेत 15 बांग्लादेशियों को उनके वतन वापस भेज दिया गया है। ये सभी नाबालिग लड़कियों से देह व्यापार में धकेलने की गतिविधियों में शामिल थे और अहमदाबाद में फर्जी दस्तावेजों के सहारे रहते थे। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये जानकारी साझा कर पुलिस ने इस कदम की तारीफ की है। इस ऑपरेशन में नकली भारतीय दस्तावेज बनाने वाला गिरोह का भी पर्दाफाश हुआ है। ये दस्तावेज अवैध प्रवासियों को दिए जा रहे थे। पुलिस ने कुछ 50 प्रवासियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से बाकी बचे लोगों को भी डिपोर्ट करने की कानूनी कार्रवाई चल रही है। कैमरामैन भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। पाकिस्तान की ओर से लगातार भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर आतंकियों को घुसपैठ करवाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि जो आतंकी सीमा पार बने लॉन्चिंग पैड में मौजूद है, उन आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाई जा सके।
ये देखा जा रहा है कि जो आतंकी एलओसी के बेहद नजदीक पहुंचे हैं वो लगातार हमारे जवानों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की ओर से भी भारतीय चौकियों के साथ साथ हमारे जवानों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, यानी फायरिंग की जा रही है और भारतीय सेना के जवान पाकिस्तानी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। भारतीय सेना की ओर से जवाबी फायरिंग जो पाकिस्तान की ओर की गई है, इसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। सूत्रों से ऐसी जानकारी मिल रही है कि सीमा पार बने लॉन्चिंग पैड में सैकड़ों की तादाद में आतंकी मौजूद हैं, जो लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन बीएसएफ के जवान हो या भारतीय सेना के जवान हो, बेहद ज्यादा अलर्ट है और हमारे बहादुर जवानों के होते हुए हमारी सरहद पर कोई आतंकी तो क्या कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कैमरामैन आरके कोल के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, LOC, पुंछ।